हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का 4 मार्च को ठीक है विज्ञान का पेपर है, जिसके लिए आप सभी को विज्ञान का वायरल पेपर करा रहे हैं। इस पेपर का आप संपूर्ण हल जरूर देखें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर जरूर करें। यहाँ पे देखिए, आप सभी को इसका संपूर्ण हल बताने वाले हैं। आप पेपर का सेट देख सकते हैं कि ईओ है और एकदम रियल पेपर है। तो यहाँ पे आप सभी को संपूर्ण हल बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए लीजिए कि जो विज्ञान का पेपर है, इसको हल करने के लिए जो समय मिलेगा, देखिए आपका हिंदी का पेपर हो चुका है और गणित का पेपर हो चुका है। तो आप सभी को तो इसके निर्देश के बारे में और इसका कितने नंबर का पूर्णांक आप सभी को पता चल गया है और कॉपी लिखने का भी सही तरीका आपको पता चल चुका है कि बोर्ड के एग्जाम में कैसे कॉपी लिखा जाता है। यहाँ पे आप सभी को इसका संपूर्ण हल बताएंगे, इसको तैयार कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका समय जो रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का आपको संपूर्ण समय मिलेगा और पूर्णांक रहेगा टोटल 70 नंबर का। और यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखना रहता है आपको अनुक्रमांक और अपना नाम। अब यहाँ पे देखिए विज्ञान के जो सामान्य निर्देश होते हैं, यही निर्देश आपको सेम टू सेम बोर्ड के एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो यहीं पे आप इस निर्देश के बारे में समझ लीजिए। देखिए पहला निर्देश है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है कि यह प्रश्न पत्र जो रहेगा 2 खंडों में, खंड अ और खंड ब में विभाजित होगा। खंड अ तथा खंड ब 3 उपखंड क, ख और ग में विभाजित रहता है। इसके अलावा खंड अ जो है में बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें सही विकल्प का चयन कर ओएमआर सीट पर नीले और काले बॉल पॉइंट सही आपको भरना है। तो आप ओएमआर सीट आप तक भर चुके हैं, आपको ओएमआर सीट भरने का तरीका भी पता चल चुका है। यहाँ पे देखिए खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया जाएगा। खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न यानी 50 नंबर का जो रहेगा लिखित प्रश्न रहेंगे, आपको वर्णात्मक प्रश्न भी कराने वाले हैं, इसलिए वीडियो को संपूर्ण आप जरूर देखिएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए सम्मुख अंक निर्धारित किए जाएंगे। खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आपको आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से ही आरंभ करना है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ये कुछ सामान्य निर्देश थे। अब यहाँ से प्रारंभ होते हैं आपके सभी प्रश्न, और सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्नों को एकदम समझ के याद रखिएगा। देखिए यहाँ से खंड अ है, जिसमें उपखंड क प्रारंभ करने वाले हैं। यहाँ से पहला प्रश्न आपका है कि किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। पहले नंबर पे यहाँ शब्द पकड़िएगा, बड़ा शब्द है और कैसा प्रतिबिंब बना है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो किस दर्पण के द्वारा ऐसा बनता है, तो ये बनता है आपका ये बनता है आपका अवतल दर्पण के द्वारा। तो यहाँ पे उत्तल नहीं होगा, उत्तल दर्पण के द्वारा जो बनता है आपका आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है। और साथ में देखिए यहाँ पे आभासी रहेगा, साथ में क्या बनता है, छोटा बनता है। ये चीज़ याद होना चाहिए। देखिए अवतल दर्पण का 6वां कंडीशन आप देखे होंगे, तो उसमें क्या बनता है, आपका बड़ा बनता है और साथ में आभासी बनता है, आभासी बनता है। इन दोनों पॉइंटों को आप जरूर क्लियर रखिएगा। तो यहाँ पे इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक प्रश्न को एकदम डिटेल में बता के आपको हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप अगला नंबर का प्रश्न। चलिए यहाँ पे प्रश्न आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आपका दूसरा नंबर का प्रश्न है। देखिए क्या है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है, यानी कि प्रतिबिंब जो बनता है कहाँ पे बनता है, तो आप सभी को याद होगा प्रतिबिंब तो बनता है रेटिना पर। यदि आपको ऑप्शन में रेटिना ना मिले तो वहाँ पे याद रखिएगा दृष्टिपटल। क्या याद रखना है आपको, दृष्टिपटल। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो कहाँ बनाता है, दृष्टिपटल पे बनाता है। अगला देखिए तीसरा नंबर का, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलन देता है। देखिए इसको पूरा डिटेल में आपको बता देते हैं। यहाँ समझिए, आपसे इससे कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, सभी प्रश्नों को एक जगह आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए आपसे प्रश्न पूछता है विचलन के बारे में, विचलन। एक प्रश्न पूछता है आपसे प्रकीर्णन के बारे में, प्रकीर्णन। एक प्रश्न पूछता है अपवर्तन के बारे में, अपवर्तनांक पूछता है ना, अपवर्तनांक के बारे में पूछता है। इसके बाद एक पूछता है तरंग दैर्ध्य के बारे में, तरंग दैर्ध्य। पहले कंसेप्ट सीख लीजिए, फिर उसके बाद आप सवाल को आसानी समझ जाएंगे। एक तरफ लिखिएगा अधिकतम, अधिकतम, और एक तरफ लिखिएगा कम, ठीक है। देखिए जब अधिकतम की बात करें तो सबसे ज़्यादा विचलन किस में होता है, इसमें लिखिए बैगनी। क्या लिखना है आपको, बैगनी। इसमें भी लिखिए बैगनी रंग, इसमें भी लिखिए बैगनी रंग, और इसमें लिखिए लाल, उल्टा लिखिएगा।
देखिए कम में लिख लीजिए लाल, यहाँ भी लिखिए लाल, ठीक, और यहाँ भी लिख लीजिए आप लाल, और यहाँ पे उल्टा लिखिए बैगनी। ये प्रश्न, एक प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर यहाँ से आएगा। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया विचलन, प्रकीर्णन, अपवर्तन, ये तीनों जो होता है बैगनी रंग का अधिक होता है और लाल रंग का क्या होता है, तीनों कम होता है। जबकि तरंगदैर्घ्य जो होता है लाल रंग का अधिक होता है और बैगनी रंग का कम होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को एकदम जरूर याद रखिएगा। अब चलिए ऑप्शन पर चलते हैं। देखिए कह रहा है कि श्वेत प्रकाश के कौन सा रंग का कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलन होता है। किसमें अधिकतम विचलन होता है, तो बैगनी में अधिकतम होता है, कम किसमें होता है, तो लाल में होता है। तो प्रश्न को पढ़ के ध्यान से उत्तर दीजिएगा। अगला चौथा प्रश्न देखिए यहाँ पे, एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दुगुना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा होगा। यहाँ उत्पन्न ऊष्मा के बारे में पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले ऊष्मा का फार्मूला जानिए। ऊष्मा का फार्मूला होता है H=I²RT होता है, ठीक है। यहाँ पे धारा को दुगुना करा तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 2 गुना के कितना हो जाएगा 4, यानी कितना गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ है। देखिए विद्युत चुंबक बनाना है तो आप याद रखिएगा मुलायम जो लोहा होता है उसका उपयोग किया जाता है। अगला देखिए 6वां नंबर का प्रश्न आपका है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है। यहाँ से आपको किरण आरेख बताना है कि कौन सा किरण आरेख सही बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रकाश किरण जाता है तो यहाँ से ऐसे निकल जाता है, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये प्रकाश किरण कैसे ऐसे फोकस दूरी तो इधर से होके जाता नहीं है। यहाँ से सी वाला देखिए, जैसे ये प्रकाश किरण ऐसे सीधे निकल रहा है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा कोई किरण होता नहीं है तो यहाँ पे ये सही जवाब नहीं होगा। तो इसका किरण आरेख इन चारों में सही कौन बना है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप 7 नंबर का, कि विद्युत मोटर एक उदाहरण है जो परिवर्तित करता है। देखिए यहाँ पे विद्युत मोटर के बारे में पूछेगा तो विद्युत मोटर में क्या करते हैं, पहले सप्लाई देते हैं, तब उससे क्या होता है, जैसे आप घर में जैसे पंप सेट लगा होता है तो क्या होता है कि पहले बिजली जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है पानी बाहर निकलता है। तो यहाँ पे क्या करें, पहले बिजली जाता है, मतलब पहले विद्युत जाता है, फिर उससे क्या होता है कि आपका मैकेनिकल ऊर्जा होता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा। तो पहले देखिए विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का प्रयास करता है। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, देखिए अब यहाँ प्रारंभ होता है आपका उपखंड ख, ठीक है। अब देखिए उपखंड ख के बारे में जानिए। यहाँ पे रसायन विज्ञान के सभी प्रश्न रहेंगे। कह शुद्ध वायु है। अब शुद्ध वायु के बारे में आपको बताना है कि क्या है। ऑप्शन पढ़ लीजिए, ए समांगी मिश्रण है, धातुओं का मिश्रण है, यौगिकों का मिश्रण है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा शुद्ध वायु क्या है। तो देखिए वायु जो होता है एक विषमांगी मिश्रण होता है शुद्ध वायु। तो यहाँ पे देखिए विषमांगी मिश्रण नहीं दिया, तो इसका सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो शुद्ध वायु का ऐसा मिश्रण होता है एक विषमांगी मिश्रण होता है, जबकि यहाँ पे समांगी दिया है, धातुओं का मिश्रण दिया है, यौगिकों का मिश्रण, जबकि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन लगाइएगा। अब देखिए यहाँ पे 9 नंबर का दिया है कि एल्कीन है। यहाँ पे एल्कीन पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए एल्कीन का पहले आप सूत्र देख लीजिए। एक आपको बता दें, तीनों बता देते एक जगह। एक होता है एल्केन, एल्केन होता है, एक होता है एल्कीन होता है, एक होता है एल्काइन होता है। इसको जरूर याद रखिएगा, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपके पेपर में, एल्काइन। देखिए एल्केन में क्या होता है, फार्मूला इसका होता है कि CnH2n+2 होता है। यहाँ पे होता है एल्कीन में कि CnH2n होता है, यहाँ पे होता है CnH2n-2 होता है। यानी कि देखिए एल्कीन यहाँ पूछा है आपसे, इसमें होगा कार्बन की जितनी संख्या उसका डायरेक्ट दुगुना जो होगा वही एल्कीन वाला होगा। यहाँ पे याद रखिएगा आपसे पेपर में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इन तीनों में से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन का दुगुना कौन है, 3, 3 दूना का 6, यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जितनी कार्बन की संख्या दे इससे डायरेक्ट दुगुना जो रहेगा एल्कीन हो जाता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, तो सबको पता है। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर क्या होता है, परमाणु क्रमांक तथा परमाणुविक आकार में वृद्धि होता है, परमाणु क्रमांक तथा परमाणुविक आकार में कमी होता है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तथा परमाणुविक आकार में कमी होता है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न को आप चाहे तो छोड़ सकते हैं ना। देखिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे अगला है 12 नंबर का कि कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का सुमिलन कॉलम बी से करना है। यानी कि इसमें जो दिया है इसमें सबको क्या करना है, मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए आप
प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं मूर्ति के निर्माण में। कहाँ पे करते हैं? मूर्ति के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद देखिए आप, दूसरा है कि कास्टिक सोडा का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो कास्टिक सोडा का प्रयोग साबुन के निर्माण में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग प्रति अम्ल के रूप में। और ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? कीटनाशक के रूप में किया जाता है। अब ऑप्शन मिला है, पहले का कौन सा है? दूसरा। ऑप्शन देखिए, पहले का दूसरा कहाँ पे दिया है? पहले का दूसरा सिर्फ एक ही जगह है, तो तुरंत आप इसको आप आंसर लगा दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर लगाना था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है? देखिए यहाँ 13 नंबर का प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है? ठीक है, तो मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? H2SO4 यानी कि अम्ल होता है। क्या होता है? H2SO4 यानी कि मेथिल ऑरेंज को H2SO4 में मिला दिया जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। इसको जरूर आप जानते रहिए। अगला प्रश्न चलिए देखिए, यहाँ पे उपखंड ग है, यानी कि इसमें जीव विज्ञान के सभी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी यानी पर्यावरण के अनुकूल कौन सा ऊर्जा सही है? देखिए पवन ऊर्जा जो होता है पर्यावरण के लिए हितैषी रूप है, जबकि पेट्रोलियम से क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषित होता है। प्राकृतिक गैस से पर्यावरण प्रदूषित होता है, जबकि कोयला से पर्यावरण प्रदूषित होता है। लेकिन पवन ऊर्जा क्या है? पर्यावरण इससे प्रदूषित नहीं होता है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा भी ये है, पवन ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा हुआ, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा या नया नया बन रहा है तो इस नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मेंडल प्रसिद्ध है, यानी कि मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मेंडल आनुवंशिकता के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। अगला नंबर क्या है आपका? शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है? तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और शुक्राणु किस में मिलता है? तो ये नर में मिलता है। ठीक है, जैसे नर में मिलता है, इसको याद रखें कि नर में मिलता है। जबकि शुक्रवाहिका या ठीक है, ये सब शुक्राणु का, देखिए यहाँ पे सीधे सीधे ये है एक क्वेश्चन, शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है? वृषण में, याद रखिएगा। अगला चलिए क्वेश्चन क्या है आपका? कूपिका यानी वायु कोष्ठिका पाई जाती है। तो कूपिका किस में पाया जाता है? तो ये फेफड़ा में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगला देखिए, पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है, यानी जल के परिवहन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो जाइलम जिम्मेदार है। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसको याद करने का ट्रिक है, ज और ल ले लीजिए, जहाँ पे ज और ल मिलकर क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। जिसमें यह शब्द मिलेगा वही समझ लीजिएगा कि जल का परिवहन कर रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ ध्यान दीजिए, एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है तो कितना होता है? 120/80 होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या होगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं? तो जल पुरुष के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति का नाम है राजेंद्र सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ 20 वैकल्पिक प्रश्नों में से आप बताइए कि आपके कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अब यहाँ से प्रारंभ होते हैं आपके उपखंड ब, जिसमें उपखंड क पहले प्रारंभ होगा। उपखंड क में जो है आपका पहले भौतिक विज्ञान के सभी प्रश्न रहेंगे आपके। तो देखिए यहाँ पे 21 नंबर का क्या है प्रश्न और इसको कैसे लगाएंगे और कैसे हल करेंगे। देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा उसके ध्रुव, यहाँ पे ध्यान, ध्रुव और अनंत के बीच रखे एक बिंब के प्रतिबिंब का बनने वाला नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा बने हुए प्रतिबिंब के गुण बताइए। वाहनों के उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है आपका उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण के द्वारा आपको क्या बनाना है? चित्र बनाना है। और कहाँ पे? ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं पे भी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये बताना है। और ये 4 नंबर का आपके बोर्ड के एग्जाम प्रश्न आने वाला है। चलिए इसके आंसर को बताते हैं। देखिए इसका उत्तर आपको इस प्रकार से याद रखना है। देखिए आपको लिख के बताएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। यहाँ पे लिख के रखे हैं, इसको आप देख लीजिए। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रखा जाता है, अनंत और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखा जाता है तो इसके द्वारा जब ये प्रकाश किरण चलता है तो ये उत्तल दर्पण के द्वारा टकराता है और यहाँ से
परावर्तित हो जाता है, लेकिन ये महसूस होता है कि यहाँ से फोकस से आती हुई प्रतीत होता है। दूसरी प्रकाश किरण क्या होता है, वक्रता केंद्र यहाँ से जाता है और दर्पण से टकरा कर अपने मार्ग में वापस हो जाता है, लेकिन ये प्रतीत होता है कि वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होता है। ठीक है, जहाँ भी एक दूसरे को काटता है वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है, लेकिन देखिए कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, सीधा बन रहा है। और देखिए वस्तु रखा गया इतना बड़ा और बन कितना रहा है, छोटा बन रहा है। इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बनेगा। पहले नंबर यहाँ आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनता है। देखिए इसी पॉइंट को आपको लिखना भी है, क्या है, वस्तु के प्रत्येक स्थिति के लिए वस्तु का प्रतिबिंब फोकस तथा ध्रुव के बीच में तथा आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के पीछे हमेशा बनता है, ये दर्पण इसके पीछे ही प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से आपको लिखना है। और यहाँ पूछा उत्तल दर्पण पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों दिया जाता है, तो वरीयता देने के कारण मेन है वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा और आभासी और सीधा बनता है, इसके कारण इसको वरीयता दिया जाता है। और यहाँ पर याद रखिएगा कि पश्च दृश्य में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न को आप ऐसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर का देखिए, चित्र बनाकर बनाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर है। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। समान नेत्र का निकट बिंदु दिया है 25 सेंटीमीटर। तो पहले तो आपको ये बताते हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष को कैसे संशोधित किया जाता है, फिर इसके बाद ये जो सवाल पूछा गया है इस सवाल को लगाएंगे। और ये भी प्रश्न आपके कितना नंबर का है, 4 नंबर का है। ठीक है, देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखे हैं, आप इसको देख सकते हैं। निवारण यानी कि दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो चश्मा होता है उसमें उत्तल लेंस का आपको प्रयोग करना है। और इस प्रकार से आपको चित्र बनाने के लिए भी कहा है। तो इस तरह देखिए मानव का नेत्र ये बना लीजिएगा। मानव के नेत्र में हमेशा उत्तल लेंस होता है और चश्मा यहाँ पे लगाया जाए तो आँख पे, तो यहाँ पे एक उत्तल लेंस बना लीजिएगा। अब यहाँ से निकटतम स्थित किसी दूरी से आप क्या करेंगे, प्रकाश किरण गुजरेगा और निकटतम बिंदु कितना है दिया, 25 सेंटीमीटर। यहाँ से प्रकाश किरण जब गुजरेगा तो जो मानव के जो यहाँ से प्रकाश किरण गुजरेगा इसको थोड़ा सा क्या करें, उत्तल लेंस अपने नज़दीक की ओर खींचता है। इसलिए उत्तल लेंस कैसा लेंस होता है, अभिसारी लेंस होता है। अभिसारी का मतलब होता है कि जब प्रकाश किरण उत्तल लेंस से होकर गुजरता है तो प्रकाश किरण को एक जगह एकत्रित करता है। तो थोड़ा सा नीचे यहाँ से प्रकाश किरण जो गुजरा झुकेगा, फिर ये मानव के नेत्र जो लेंस है उससे जो प्रकाश किरण गुजरेगा तो ये रेटिना पर सीधे इसका प्रतिबिंब बना देता है। तो इस तरह को क्या करना है, किरण आरेख भी बनाना है और यहाँ पर लिख दीजिएगा रेटिना पर प्रतिबिंब का बन रहा है। तो ऐसे आपको इतना लिखना है। फिर इसके बाद देखिए आपको इसमें क्या पूछा गया है, सवाल पूछा है। इसमें सवाल पूछा है कि एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु दिया है 75 सेंटीमीटर। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी आपको निकालना है। समान नेत्र का निकट बिंदु दिया है 25 सेंटीमीटर। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए 22 नंबर का है तो यहाँ पे 22 नंबर लिखिए। पहले यहाँ पे लिख लीजिए क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया है एक दीर्घ दृष्टि दोष से युक्त नेत्र का निकट बिंदु दिया है 75 सेंटीमीटर। इसका मतलब दिया है कि प्रतिबिंब की दूरी दिया है, क्या दिया है, प्रतिबिंब की दूरी दिया है। और प्रतिबिंब की दूरी को किससे दिखाते हैं, बी से दिखाते हैं। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, -75 लगेगा सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये सब पता होना चाहिए कब प्लस लिया जाता है कब माइनस लिया जाता है। ठीक है, माइनस तब लिया जाता है कि जब लेंस प्रतिबिंब किधर बना, बाएं साइड बन रहा है, तब वहाँ पे लिया जाता है। यहाँ पे देखिए आपका वस्तु की दूरी कितना दिया है आपका, यू से दिखाते हैं कितना है, -25 है सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए इस दोष को दूर करना है तो यहाँ पे दीर्घ दृष्टि दोष है। तो दीर्घ दृष्टि दोष के लिए फार्मूला क्या लगेगा, लेंस वाला 1/f 1/v - 1/u। इसी को हल करना है। 1/f बराबर v का मान कितना दिया है, 75 दिया है, तो 75 -75 तो -75 लिखिए, -1/u, u का मान -25 है तो -25 कर लीजिए। अब इसी सवाल को हल कर लीजिए, केवल आप हल कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए माइनस है तो माइनस ऊपर चलेगा, -1/75 हो जाएगा और ये माइनस को क्या करेगा, प्लस कर देगा, 1/25 हो जाएगा। देखिए 75 और 25 के एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 75 का भाग देंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस 25 का देंगे 25 नहीं 75 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, घटेगा तो 2 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, और ये किसका मान है, 1/f का मान है, जो फोकस दूरी आपसे पूछ रहा है।
देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यफ का मान ज्ञात करना, तो यफ को ऊपर भेजेंगे, तो यफ यहाँ पे ऊपर आएगा, इधर वाला भिन्न भी आपका पलट जाता है, तो 75 ऊपर चला जाता है, 2 नीचे आएगा, तो यहाँ भाग दे दीजिए। देखिए 2 3 6 और 2 7 14, 2 5 10, यानी कि 37.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो फोकस दूरी कितना आ जाएगा आपका, जो पूछ रहा है आपसे सवाल में, 37.5 सेंटीमीटर होगा। यहाँ भाग देने के बाद देख सकते हैं, पूरा सवाल इस तरह आपको लगाना है। तो यहाँ पे आपसे पूछ भी रहा था कि लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो 37.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये देखिए 4 नंबर जब इतना लिखेंगे ना, तब जाके आपको 4 नंबर इस सवाल पे मिलने वाला है। समझ में आ गया ये चीज़। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 23 नंबर का प्रश्न देखिए आपका क्या है। कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। एक विद्युत बल्ब 40 वोल्ट पर संचालित करने पर 10 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। बल्ब को 240 वोल्ट पर संचालित करने के लिए कितना प्रतिरोध उसके श्रेणी में जोड़ना चाहिए जिससे यह उतनी ही धारा ले। यह भी आपका 4 नंबर का प्रश्न है। देखिए इस सवाल को कैसे आप हल करेंगे, देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे है आपका कि वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है आपको देखिए देख लीजिए। यहाँ पे एक निश्चित ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। R = फार्मूला तो ρL/A ओम होता है। देखिए जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध, जो ये प्रतिरोध होता है तार की लंबाई पर, उसके क्षेत्रफल पर और प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। इसके साथ में किस पर निर्भर करता है, ताप पर भी निर्भर करता है। तो देखिए इसी को जब आप लिखेंगे तो इस तरह विस्तार से भी लिखना पड़ता है आपको। ये देखिए लंबाई, चालक का प्रतिरोध R उसके लंबाई के समानुपाती होता है, यानी R ∝L, यानी लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। देखिए लंबाई इस तरह बढ़ेगा ना, तो यहाँ प्रतिरोध भी आपका क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट को बताते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर। कैसे लिखेंगे, चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एक व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी R = 1/A हो जाएगा। यहाँ पे होता है कि यदि तार का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध आपको क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना था। अब देखिए आगे है पदार्थ की प्रकृति, यानी कि जो रो लिखा है उस पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये लिखना है। इसके साथ में ताप पर, चालक का प्रतिरोध ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी ताप बढ़ता है तो प्रतिरोध सीधे सीधा मान बढ़ता है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि ताप के बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। इतना आपको याद होना चाहिए, पेपर में जरूर देता है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो सवाल था इसमें था कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो क्षेत्रफल पर, लंबाई पर, प्रतिरोधकता पर और किस पे, ताप पर निर्भर करता है। ये 4 पॉइंटों पर ये निर्भर करता है। अब देखिए आपके सामने इसके आगे सवाल पूछा है। सवाल में है कि एक विद्युत बल्ब 80 वोल्ट पर संचालित करने पर 10 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। बल्ब को 240 वोल्ट पर संचालित करने के लिए कितना प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए जिससे यह उतनी ही धारा ले। तो देखिए इसमें आपको पहले क्या करना है कि इससे आपको पहले धारा निकालना है। तो 23 नंबर का है, तो 23 नंबर का पहले देखिए कैसे लगाएंगे। विद्युत बल्ब है ना, तो यहाँ पर लिखिए विद्युत बल्ब। पहले सवाल में जो कुछ दिया उसको लिख लिया कीजिए। देखिए यहाँ पे वोल्टेज दिया है आपका, वोल्टेज, और वोल्टेज को V से दिखाते हैं। V = कितना दिया, 80 वोल्ट दिया है। फिर इसके बाद क्या दिया है, धारा दिया है। धारा को I से दिखाते हैं, कितना हो जाएगा आपका, 10 एम्पियर हो जाएगा। क्या है आपका, 10 एम्पियर। एम्पियर को देखिए A से दिखाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले आप प्रतिरोध निकाल लीजिए। देखिए यहाँ प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, R = V/I होता है। V का मान 80 दिया, तो 80/10, 10 का भाग देंगे 8 ओम हो जाएगा, 8 ओम। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है कि यदि इसी को आप क्या करेंगे 240 वोल्ट पर संचालित करें तो इसमें कितना श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ेंगे कि यह उतना ही धारा लेगा। तो हम मान लेते हैं, माना कि R ओम प्रतिरोध जोड़ना, R ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये बताइए, जब श्रेणी क्रम में जोड़ेगा तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध जो होगा बराबर होगा किसके, देखिए ये जब सीरीज में जोड़ेंगे तो R ये जुड़ जाएगा +8, टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इतना ओम हो जाएगा। अब देखिए सवाल में कह रहा है कि धारा आपका सेम रहता है, धारा I = V/R फार्मूले लगाइए। अब V का मान कितना लेना है, 240
240 वोल्ट। देखिए आप सवाल पे दिया 240 वोल्ट। आई का मान कितना है? आई का मान 10 एम्पियर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि धारा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। संचालित करने के लिए कितना प्रतिरोध उसके समीकरण में जोड़ना चाहिए जिससे यह उतनी ही धारा ले, यानी धारा का 10 एम्पियर तो 10 एम्पियर ही रहना चाहिए। यहाँ 10 एम्पियर, वोल्टेज कितना हो जाना चाहिए? 240 वोल्ट। और यहाँ पे आर का मान कितना रहे? आर प्लस 8 रखिएगा, इसलिए कि तुल्य प्रतिरोध रखना है आपको। अब यहाँ पे हल करना है, देखिए क्या करेंगे, 10 गुणे आर प्लस 8 कर लीजिए, और यहाँ पे क्या कर लीजिए? 240 कर लीजिए। 10 की 95 कर लीजिए। आर प्लस 8 240 बटा के 10। देखिए आर प्लस 8 हो जाएगा, 10 से कट जाएगा, कितने बार में? 24 बार में। तो आर का मान ज्ञात करना है, तो 24 और माइनस 8 कर लीजिए। अब आर को देखिए, आर बराबर क्या हो जाएगा? 24 में से 8 घटा दीजिए, 16 ओम हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सवाल को लगाना था। ऐसे लगाएंगे तब जाके आपको नंबर मिलने वाला है। तो देखिए पूरा सवाल देख लीजिए कैसे लगाए हैं। तो इस प्रकार से आपको सवाल यहाँ पे लगाना है। तो देखिए आपका 23 नंबर का भी सवाल हो गया। अगला देखिए आपका है कि किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? एक विद्युत केतली पर 220 वोल्ट 2.2 किलोवाट अंकित है। यह 3 घंटे के लिए कार्य करती है। प्रयुक्त ऊर्जा तथा प्रवाहित विद्युत धारा की गणना कीजिए। ठीक है, देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे, देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, देखिए विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रा किलोवाट घंटा, इसको परिभाषित करना है तो कहाँ से लिखना है? यहाँ से लिखिएगा। 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो 1 किलोवाट शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय होता है। बस इतना लिखना है। यानी कोई भी परिपथ है 1 किलोवाट शक्ति व्यय होने में जब 1 घंटा समय लगता है तो उसे क्या कहते हैं? 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। ये हो गया आपका। इसके अलावा देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, इसके अलावा पूछ रहा है आपसे सवाल में कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो देखिए कितने जूल के बराबर होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, सीधे सीधे पूरा आप चेंज नहीं करना, बस आपको मान डायरेक्ट लिख रहा है कि 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 गुणे 10 पे 6 जूल। इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा फार्मूला भी याद रख सकते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है वाट घंटा गुणे दिन बटा के 1000। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला भी होता है। अब देखिए इसमें सवाल आपसे पूछा, इस सवाल को भी लगाना है। कैसे लगाएंगे कि यह एक विद्युत केतली पर 220 वोल्ट 2.2 किलोवाट अंकित है। यह 3 घंटे के लिए कार्य करती है। प्रयुक्त ऊर्जा तथा विद्युत धारा का मान आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखिए, पहले विद्युत धारा ज्ञात कर लेते हैं। तो आई इक्वल टू क्या होता है? फार्मूला देखिए, ध्यान रखिए, फार्मूला एकदम याद होना चाहिए। यहाँ पे होता है P इक्वल टू VI होता है। यहाँ पे देखिए P का मान कितना दिया है? या किलोवाट देने का मतलब 2.2 दिया है, और V का मान कितना है? 220 है, अब गुणे I है ना। तो यहाँ पे देखिए 2.2 और 220 को 95 करेंगे बटा में 220 और गुणे बराबर क्या रहेगा? आपका आई रहेगा। देखिए यहाँ पे कटेगा 22 से 10.1 बार रहेगा, ये 22 एक बार 10 बार में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 बार में गया है, बस गुणा भाग आपको आना चाहिए। 10 का भाग देंगे 0 कितना हो जाएगा? 0.1 एम्पियर आ जाएगा। ये आई का मान हो जाएगा। आई का मान कितना है? 0.01 एम्पियर आया है। ठीक है, फिर इसके बाद सवाल में क्या पूछ रहा है आपसे? सवाल में पूछ रहा है कि ऊर्जा पूछ रहा है, प्रयुक्त ऊर्जा। तो देखिए ऊर्जा निकालना है, क्या हो जाएगा फार्मूला? यहाँ पे ऊर्जा बराबर यानी कि VIT होता है। क्या होता है? VIT। तो यहाँ V का मान कितना दिया है आपका? 220। I का मान कितना है? 0.01। T का मान कितना दिया है आपका? T का मान दिया है 3। अब इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6.6 जूल हो जाएगा। इस सवाल को ऐसे लगाइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस सवाल को लगाना था। तो आप पूरा संपूर्ण हल करा दिए इसका हम। अब देखिए इसके साथ में देखिए अथवम दिया है, ये 6 नंबर का है। अथवा वाला ये सवाल आप खुद याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल को बढ़ाने के लिए 2 उपाय बताइए। इस प्रभाव पर कार्य करने वाले एक उपकरण का नाम भी बताना है आपको। नामांकित चित्र की सहायता से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी आपको बताना है। ये 6 नंबर का। दोनों सवालों में से एक सवाल करना रहता है, यहाँ पे एक सवाल आपको बता दिए। अब देखिए आपके सामने अगला सवाल है 25 नंबर का, उपखंड ख है, जो आपको यहाँ पे 4 नंबर का ये भी प्रश्न है। अब देख लीजिए 4 नंबर का है, तो यहाँ पे सवाल क्या है? निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC आपको नाम लिखना है। तो इसका IUPAC नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सिंपल होता है IUPAC नाम लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप IUPAC कैसे लिखेंगे।
जैसे देखिए यहाँ पे दिया है CH2CH बॉन्ड CH2Cl दिया है। तो देखिए जब यहाँ पे क्लोरीन रहता है ना तो पहले क्लोरीन का नाम आएगा। तो यहाँ पे जब IUPAC इसका लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये 3 है कि देखिए इधर से 1 2 3, जिधर से क्रियात्मक समूह आता है नज़दीक में उसका नाम लेंगे। तो कितने स्थान पे है, तीसरे स्थान पे। तो लिखेंगे 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, ये 3 बताता है कि तीसरे स्थान पे आ रहा है क्लोरो। क्लोरीन को क्लोरो पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका 1 2 3 है, तो 3 कार्बन तो मेथेन एथेन प्रोपेन, यानी क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन हो जाएगा। यहाँ पे आपका होगा प्रोपेन, क्या हो जाएगा 3 क्लोरो कामा प्रोपेन। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोपेन नहीं होगा प्रोपीन होगा, इसलिए प्रोपीन होगा। यहाँ पे देखिए प्रोपीन होगा। अब बता रहे हैं क्यों प्रोपीन होगा, पीन। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में क्या होता है एन इन आइन जुड़ता है ना, तो ये क्या डबल बॉन्ड में इन जुड़ता है तो प्रोपीन हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए आप इसका देखिए CH3CHCOOH है, तो इसका लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, देखिए इधर अब देखेंगे कि जो ये श्रृंखलाएं निकले कितने नंबर पे, तो इधर से 1 दूसरे स्थान पे, तो 2 लिखेंगे 2, और क्या निकला OH को हाइड्रॉक्सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हाइड्रॉक्सी, तो इसको हाइड्रॉक्सी लिखेंगे, हाइड्रॉक्सी 2 हाइड्रॉक्सी। अब देखिए इसमें यहाँ पे COOH देखिए 1 2 3, 3 कार्बन क्या पढ़ते हैं प्रोपेन पढ़ते हैं अभी, प्रोपेन। इसमें देखिए अब क्या है COOH यानी कार्बोक्सी अम्ल में क्या जुड़ता है OH जुड़ता है, तो यहाँ पे प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा, इसका भी पेशी ये होगा। ठीक है, इसके साथ में देखिए आप यहाँ पे दिया CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, फिर यहाँ से C2H5 CH2 क्या है C2H5 है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कैसे इसका नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा देखिए 4, देखिए कितना हो जाएगा 4 होगा, 4 एथिल हेक्सेन हो जाएगा, हेक्सेन, तो 4 एथिल हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला है कि HCClBrI है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको क्लोरो ब्रोमो आयोडो ऐसे रहेगा ना, तो इसका नाम देखिए क्लोरीन को क्या पढ़ेंगे क्लोरो, यहाँ पे देखिए क्लोरो पढ़ेंगे, ब्रोमो पढ़ेंगे, आयोडो पढ़ेंगे, आयोडो देखिए आई मतलब आयोडो, सी मतलब Cl मतलब क्लोरो, Br मतलब ब्रोमो पढ़ेंगे। ठीक है, अरे देखिए यहाँ पे तो सवाल दिखाई नहीं दे रहा आपको। देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्लोरीन को क्लोरो लिखेंगे, Br को ब्रोमो लिखेंगे, आई को आयोडो लिखेंगे। ये एक कार्बन है तो क्या पढ़ेंगे मेथेन पढ़ेंगे, इसे मेथेन कर लीजिएगा, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे IUPAC देख लीजिए, क का ये IUPAC पढ़ेंगे, दूसरा का ये है, इसका ये है और इसका ये है। तो इस प्रकार से IUPAC नाम लिखना रहता है। और जब सिर्फ इतना लिख देंगे ना, इस सवाल को ऐसे लिख के उसके बगल में इस तरह IUPAC नाम लिख देंगे तो इसी पे आपको 4 नंबर मिलेगा। तो बताइए इस सवाल को करने में आप सही से IUPAC नाम जानते हैं तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान दीजिएगा और सवाल को ध्यान से पढ़िए। आपका है 27 नंबर का कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। अब देखिए समीकरण को संतुलित करना है तो कैसे समीकरण को संतुलित किया जाता है। देखिए यहाँ पे है आपका कि C6H12O6 प्लस O2, यहाँ पे दिया है आपका CO2 प्लस H2O। इसको समीकरण को संतुलित करना तो कैसे करेंगे, और ये भी आपका कितने नंबर का, देखिए 6 नंबर का प्रश्न, यहाँ ध्यान रखिए कितने नंबर का है 6 नंबर का प्रश्न है, और 4 को प्रश्न दिया, चारों को संतुलित केवल कर देंगे तो आपको 6 नंबर इस पर मिलने वाला है। संतुलित कैसे किया जाता है बस अब देखिए सुन लीजिए। देखिए कैसे, यहाँ पे 6 कार्बन है, इधर कितने कार्बन है आपके सिर्फ 1 कार्बन है, तो इसका मतलब यहाँ 6 से गुणा करना पड़ेगा बगल में, तो 6 कार्बन हो जाएगा। आप हाइड्रोजन की संख्या देखिए कितना है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन की संख्या 12 है, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो यहाँ 6 ले लेंगे तो 6 दूना के 12 हाइड्रोजन भी हो जाएगा। अब ऑक्सीजन की संख्या गिन लीजिए, देखिए इधर ऑक्सीजन कितना है 6 है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो देखिए यहाँ पे 6 2 8 हुआ ऑक्सीजन हो रहा है, जबकि इधर ऑक्सीजन के लिए देखिए 6 दूना के 12 ऑक्सीजन, 6 12 6 18 हो जा रहा है। तो ऑक्सीजन की संख्या आपको बराबर करना है, तो 6 यहाँ पे है, यदि आप यहाँ पे 6 लेंगे, देखिए 6 लेंगे, 6 दूना के 12, 12 6 18 हो जाएगा आपका। तो जाके ये समीकरण क्या हो जाएगा संतुलित हो जाएगा। इस प्रकार से यदि संतुलित कर देते हैं तो आपको इस पर तुरंत नंबर मिलेगा। अगला देखिए, ये तो मान लीजिए क का था आपका, ख का देखिए
CaCO3 प्लस HCl, ये दिया आपका CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, ये हो जाएगा। अब इसको समीकरण को संतुलित करना कैसे करेंगे? देखिए यहाँ Ca एक है तो यहाँ पे Ca एक है, सही है। यहाँ पे कार्बन एक है तो इधर देखिए कार्बन कितना एक है, सही है। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है तो इधर ऑक्सीजन देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो ऑक्सीजन भी बराबर है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन एक है, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, तो हाइड्रोजन को बराबर करना पड़ेगा। हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए यहाँ 2 लेंगे, जैसे ही 2 हाइड्रोजन इधर बराबर होगा, बराबर हो गया। अब देखिए इधर क्लोरीन कितना है 2 है, इधर देखिए क्लोरीन कितना हो गया 2, ये समीकरण आपका क्या हो गया? संतुलित हो गया। बस इतना ही काम आपको करना है। अगला देखिए ग है, देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे? N2 प्लस H2 दिया है NH3। अब इसको कैसे बराबर करेंगे, समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे? देखिए यहाँ नाइट्रोजन कितना है, N का मान 2 है, तो यहाँ पे 2 बनाना पड़ेगा आपको, तो 2 के लिए हमेशा बगल में लिया जाता है, 2 नाइट्रोजन हो गया। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना होगा, 3 दूना के 6 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ पे 3 ले लेंगे, 3 दूना के 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। यह भी रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा, इस पर भी आपको नंबर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला है घ, इसको देखिए कैसे करेंगे। देखिए घ का लिखते हैं पहले, तब सवाल को समीकरण को संतुलित करके बताएंगे आपको। चलिए लिख लेते हैं इस सवाल को पहले। MnO2 प्लस HCl है, यहाँ पे MnCl2 दिया है और प्लस क्या दिया है Cl2 दिया है प्लस H2O दिया है, ये हो गया आपका। अब समीकरणों को संतुलित कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे Mn है तो यहाँ पे Mn है, ठीक है। यहाँ पे O2 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है आपका 1 है, ठीक है। तो थोड़ा सा रुके रहिए। अभी हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 1 है, जबकि इधर हाइड्रोजन कितना है 2 हाइड्रोजन करने के लिए यहाँ पे 2 ले लेंगे, ठीक है। जब 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लेंगे आप, तो देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया 2, और क्लोरीन यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया। तो देखिए 2 और 2 4 गो क्लोरीन हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। अब यहाँ पे क्लोरीन 4 है ना, तो यहाँ पे 4 क्लोरीन लेंगे, यहाँ पे 4 लेंगे। जब 4 यहाँ पे लेंगे तो 4 2 4 को क्लोरीन हो जाएगा आपका। हाइड्रोजन की संख्या देखिए यहाँ पे कितना है 4 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर लीजिएगा। देखिए 2 दूना के 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन भी हो जाएगा आपका। और ऑक्सीजन देखिए 2 यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका संतुलित हो जाएगा। अब परमाणु की संख्या गिन के देख लीजिए, दोनों साइड बराबर होगा, ये रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा संतुलित हो जाएगा। और यही रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए देखिए कितने नंबर का दिया था 6 नंबर का है। और यहाँ पे बस इतना ही आपको लिखना है। यदि आप इतना लिखते हैं तो टोटल इस पर 6 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके सामने अथवा में दिया है, मान लीजिए समीकरण संतुलित नहीं करने आ रहा है, तो आप इन सभी सवालों को भी यहाँ पे हल कर सकते हैं। देखिए 3 सवाल दिया है यहाँ पे 6 नंबर का है। जैसे निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे दोनों में से एक ही करना है, इसको करा दिए तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया जरूर पढ़ के जाइएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया जरूर पढ़ के जाइएगा, भर्जन एकदम पढ़ लीजिए, इसके अलावा भर्जन के अलावा निस्तारण पढ़ लीजिए। ये सभी आपको जरूर पढ़ के ही जाना है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो यह था आपका रासायनिक विज्ञान के संपूर्ण हल। अब यहाँ से प्रारंभ होते उपखंड ग। अब उपखंड ग में देखिए क्या है, मेंडल के नियमों का वर्णन कीजिए। तो मेंडल के नियमों का वर्णन जब करेंगे तो 4 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। तो देखिए इस सवाल को थोड़ा मेंडल का नियम फेमस प्रश्न है, तो आप नोट्स जो बनाएंगे मेंडल का नियम जरूर पढ़ लीजिएगा, प्रश्न को एकदम तैयार कर लीजिए। इसके साथ एक आवृत बीजीय पौधे में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों का विवरण आप दीजिए। पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर का वर्णन कीजिए, यह पढ़ लीजिएगा। इसके साथ में 31 नंबर का देखिए, मानव के नर प्रजनन तंत्र का वर्णन कीजिए अथवा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पर एक निबंध लिखिए। तो चलिए इस पर सवाल को करा देते हैं आपको। देखिए नर जनन तंत्र का आप चित्र बनाना सीख लीजिएगा, इसको जरूर पढ़ के, नर जनन तंत्र हुआ, मादा जनन तंत्र हुआ, इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए नर जनन तंत्र में कौन कौन सा भाग आता है, वृषण आता है, अधिवृषण आता है, शुक्रवाहिनियाँ आता है, शुक्राशय आता है, मूत्र मार्ग है, शिश्न है, सहायक ग्रंथियाँ हैं, ये सब नर जनन तंत्र के भाग हैं। अब इसके बारे में जैसे देखिए पुरुषों में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर शिश्न के पास वृषण कोश में सुरक्षित पाए जाते हैं। वृषण कोश की थैलीनुमा संरचना होती है जिसका तापमान शरीर से लगभग 2 से लेकर 2.5 सेंटीग्रेड कम रहता है। वृषणों में कुंडली शुक्र नलिकाएं उपस्थित होती है जिनमें
शुक्राणु जनन होता है। अधिवृषण पढ़ेंगे। वृषणों में चिपकी नलिकाकार लंबी संरचना होती है। इनमें शुक्राणु परिपक्व होते हैं। शुक्रवाहिनियां जो होता है शुक्राणु इनके द्वारा उदर गुहा में स्थित शुक्राशय में पहुंचते हैं। शुक्राशय देखिए क्या होता है, ये थैलीनुमा संरचना होती है। इसका क्षारीय पोषक तरल श्रावण होता है जिसमें शुक्राणु गति करते हैं। शुक्राणु इस तरल के साथ मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं। शुक्राशय से निकलने वाली एक छोटी नलिका शुक्रवाहिनी से मिलकर स्खलन नलिका बनाती है। अब मूत्रमार्ग क्या होता है, शुक्राशय स्खलन नलिका की सहायता से मूत्रमार्ग में खुलता है जो शिश्न के शीर्ष सिरे पर मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। यह शुक्राणु तथा मूत्र के बाहर निकलने का संयुक्त मार्ग होता है। ठीक है, शिश्न क्या है, यह बेलनाकार पेशीय मैथुनांग होता है जो मैथुन क्रिया में सहायक होता है। यह रुधिर एवं पेशियों द्वारा निर्मित होता है। सहायक ग्रंथियाँ क्या है, प्रोटेस्ट काउपर पेरिनिलियल ग्रंथि नर जनन तंत्र की सहायक ग्रंथियाँ होती है। ये वीर्य निर्माण शुक्राणुओं का पोषण देने तथा इनको जीवित रखने में सहायक होता है। तो ये आपको इस तरफ व्याख्या करना पड़ेगा। देखिए इस प्रकार से इसका चित्र रहता है। मानव नर जनन तंत्र के एक नामांकित चित्र बनाइए, तो इस चित्र भी इस प्रकार से रहता है। तो इस चित्र को भी आप तैयार कर सकते हैं, इस चित्र बनाने के लिए भी दे देता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए मूत्राशय वाला भाग है, पुत्रिष्ठा है, युम्बिंग अस्थि है, मूत्रमार्ग है, यह शीर्षनांगन होता है, वृषण है, वृषण कोश है। इस प्रकार से ये चित्र रहता है। तो आप इस चित्र को भी आप तैयार कर लीजिएगा। मादा जनन तंत्र और मानव जनन तंत्र जो होता है नर और मादा दोनों का आपसे बोर्ड के एग्जाम में चित्र बनाने के लिए दे देता है। ठीक है, इसके अलावा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पर एक निबंध लिखिए, यानी पुष्पीय पादपों में जो लैंगिक जनन होता है कैसे होता है, इस पर आपको निबंध की तरह लिखना रहता है। ये 6 नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है। दोनों में से कोई एक ही प्रश्न आपको करना रहता है। तो यहाँ पे जितना प्रश्न आपको बताया गया है सभी प्रश्नों को एकदम तैयार कर लीजिएगा, एक भी प्रश्न को छोड़िएगा मत। और बोर्ड के एग्जाम में 4 मार्च को जो आपको करा रहे हैं ना, इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको प्रत्येक का वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। सभी वीडियो को देख के अपनी तैयारी अच्छी प्रकार से कर लीजिए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए।